हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक नया बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई रिएक्शन अगर करानी है तो इन फैक्टर्स को आप क्या कर दो, अगर इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो तो उससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। सोचो कि आपको मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, वो 10 मिनट में हो रही है, आपको कराना है 2 मिनट में, तो आपने कोई एक फैक्टर उठाया, उसको इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कुछ भी कर दिया, और उसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और तेज होने से आपका क्या होगा कि जो 10 मिनट में रिएक्शन हो रही थी वो 2 मिनट में हो सकती है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स कैसे कैसे वेरी करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, इस वीडियो में पढ़नी है। ठीक है, तो मैं हूँ अनुराग त्रिपाठी, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक बेस्ट तरीके से ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स। बस वो कहते हैं ना, वो मेरी मोटिवेशनल वीडियो देखी थी ना, उसमें बस बोला था ना कि फोड़ेंगे हम, लेट्स फोड़ो, तो फोड़ देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ मैं, और बस आपको क्या करना है, चीज़ों को रेगुलर वाइज जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, उनको क्रिस्टल क्लियर करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री नाम से टेलीग्राम ग्रुप आप है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। जो भी रेगुलर वीडियोस आती हैं उनकी नोट्स प्रॉपरली आप बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो बस वही करना है, बाकी तो आप बेस्ट हो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। बस इतना सा काम कर लो मेरा। ठीक है, और जो मैं कहता हूँ एक बेसिक नीड, वो लेके बैठा करो, ऐसे ना बैठा करो। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठा करो, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताते जाऊँ वो नोट करते जाओ। ठीक है, नोट करते जाओगे आपकी चीज़ें, फिर उसी को एक बार रिवाइज कर लो यार, एक बार। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन बाद आप रिवाइज कर लो, देखो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। फैक्टर्स बताया था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, झलक दिखला जा, हाँ झलक दिखला जा, नहीं चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पहला ही दिया हुआ है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है भाई? रिएक्टेंट का नेचर अगर ये सोचो, अगर ये समझो कि अगर रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में, ठीक है, अनस्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनस्टेबल होगा तो वो स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करना चाहेगा, रिएक्शन करना चाहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी उस पर भी होगी। फिर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिपेंड करता है अभी देखेंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है। कैसे डिपेंडेंसी होती है हम देखेंगे अभी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? ये चीज़ है कि सरफेस एरिया मतलब जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसका आप रिएक्शन करा रहे हो। मान लो ठीक है, आप मेटल सरफेस है, ठीक है, आप मेटल सरफेस कोई मेटल का क्रिस्टल ले लिया, कुछ भी ले लिया, मेटल का मान लो फॉयल ले लिया आपने। ठीक है, अब वो फॉयल को, ठीक है, आप रिएक्शन करा रहे होगे, और इसको क्या कर दिया आपने, आपसे फोल्ड कर लिया, मान लो ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे सिलेंड्रिकल। ठीक है, ठीक, सिलेंड्रिकल फोल्ड कर लिया। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, इसी मेटल पे HCl डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल है, HCl से रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट बनेगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, रिलीज होगी कि नहीं होगी ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसको सिलेंड्रिकल हमने कर लिया तो ये सरफेस एरिया इसकी कम हो गई कि नहीं? ठीक है भाई, अभी तक मान लो इसी का हमने, जैसे एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं अभी, वैसे मैग्नीशियम रिबन ले ले। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन से भी होता है
रिएक्शन HCl का, और यहाँ पे मैग्नीशियम का हम पाउडर ले लें, ठीक है, पाउडर, तो दोनों में रिएक्शन मैं कहूँ कि किस में तेजी से होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीशियम पाउडर में रिएक्शन तेजी से होगी, क्योंकि वो आराम से मिल जाएगा, घुल जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। आप दवा लोगों को खिलाई जाती है जब, जैसे बूढ़े जो लोग होते हैं, ठीक है, मैंने तो देखा है, ठीक है, उनको डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं कि दवा पूरी गोली नहीं खिलाते हैं, ठीक है, उनसे कहते हैं कि उसको क्या कर दो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तब आप उसको पानी में मिला के थोड़ा सा और उसके बाद पिला दो। उससे क्या होगा कि रिएक्शन तेजी, जो वो दवा काम करना है ना अंदर जाके, वो तेजी से होने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई वही रिएक्टेंट की। समझ में आ रही बात, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जल्दी जल्दी रिएक्शंस होंगी। समझ में आ रही बात। नहीं तो गोली खाते अंदर जाता, पहले वो डिजोल्व होता, पूरा डिजोल्व होने के बाद देन वो रिएक्शन करना स्टार्ट करता, तो पहले ही हमने क्या कर दिया, उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दी। समझ में आया, यही चीज़ है, यही चीज़ हमें पढ़नी है, सरफेस एरिया, ठीक है। कई एजुकेटर्स कई जगह नहीं है मेंशन्ड है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट का रिएक्शन, भाई कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो बताएंगे अभी। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये एक रिएक्शन, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये टर्म है, ये फैक्टर केवल और केवल उस रिएक्शन में उस रिएक्शन के लिए होगा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ही अप्लाई होगा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सारी रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन लास्ट में क्यों रखे हो सर, इतना लास्ट में क्यों रखा है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन तो इंपॉर्टेंट टर्म है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी पे तो बेस्ड है पूरा आगे की चीज़ें। तो कंसंट्रेशन मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, ये इफेक्ट तो करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन किस तरह इफेक्ट करता है वो हमें बताएगा रेट लॉ, ठीक है। ये कौन बताएगा हमको? रेट लॉ, जो कि कंसंट्रेशन के बाद ही हमें पढ़ना है, ठीक है। यहीं से लिंक करके मैं आपको रेट लॉ डिफाइन करूंगा, इसीलिए मैंने कंसंट्रेशन को लास्ट में रखा है, ठीक है। बहुत सारे जगह कंसंट्रेशन को पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन रेट लॉ से लिंक करना मेरे लिए और आपके लिए आसान होगा कि आप बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हो रेट लॉ से, ठीक है। इसीलिए मैंने कंसंट्रेशन जो है वो लास्ट में रखा है, ठीक है। फिर रेट लॉ पढ़ेंगे और रेट लॉ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की चीज़ें देखते हैं, क्या क्या नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैसे इफेक्ट करता है, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। तो लेट्स फोड़े, चलिए फोड़ते हैं, ठीक है भाई, मचा देंगे। अच्छी वाली देख लेना इस बोर्ड में आप, ठीक है। 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आप बस बने रहो यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें उस लेवल के क्वेश्चंस ले आऊँगा। अभी तो मैं चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चंस ले आऊँगा। IIT की तैयारी कर रहे हो तब भी, ठीक है, बस आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। उस लेवल के क्वेश्चंस ले आऊँगा कि आप बस, ठीक है, एकदम कहोगे सर ये क्या करा दिया आपने आज, तो अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो IIT JEE सब निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो बस वही लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो, इंसान पढ़ता सब कुछ है भाई, पढ़ने वाला आपके क्लास में वही पढ़ रहा होगा, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो। लेकिन क्या है कि कोई किसी का नंबर ज़्यादा आ जाता है, किसी का नंबर कम आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि डिपेंडेंसी है, कॉन्फिडेंस का लेवल वो भी मैटर करता है। आप एग्ज़ाम में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, वहाँ नर्वसनेस रहती है, ठीक है। वहाँ पे कैसे आप डील कर रहे हो, उस चीज़ से डील कैसे कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, समझ में आया। तो उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए और पॉजिटिविटी आप में है, ठीक है। चलिए तो देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या, तो भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंडेंसी आई, देख लो। कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट कैटायन या एनायन है, मैंने बताया अनस्टेबल कंडीशन में अगर है, ठीक है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में है, तो वो चाहेगा। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है। कैटनायंस हुए हैं, एनायंस हुए हैं, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। अब ये कैटायन या एनायन के फॉर्म में, तो ये अनस्टेबल कंडीशन में है। भाई एटम कभी भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता ना अपने ऊपर,
तो वो चाहेगा कि जल्दी से हम स्टेबल कंडीशन में आ जाए, और स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उसको रिएक्शन करनी पड़ेगी। रिएक्शन करने के लिए रिएक्शन जब करेगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए कभी भी अगर रिएक्टेंट कैटायन के फॉर्म में या एनायन के फॉर्म में है तो वहाँ पे रिएक्शन बहुत फास्टर होती, बहुत बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुई। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके साथ साथ वाइल इफ द रिएक्टेंट अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर रिएक्टेंट जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, स्लोअर होगी। क्यों? क्योंकि भाई पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी जिसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, सब कुछ होने के बाद देन रिएक्शन क्या होंगे, जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, स्लोअर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस वजह से स्लोअर रिएक्शन रेट हो जाता है, क्लियर हुई। इसीलिए मैंने कहा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंसी आएगी, ठीक, समझ में आया। उसके बाद अब देखिए एक चीज़ और है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्ट अगर स्टेबल है तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी कम स्टेबिलिटी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है भाई स्पीड। भाई आप देखो, आप समझो, सिंपल सा समझो कि अगर कोई चीज़ आपको कोई चीज़ करने का बहुत मन है, ठीक है, तो आप इजीली कर जाओगे उसमें, आपको ठीक है वो चीज़ फास्टर करोगे, आप तेज़ी से करोगे, आपको वही काम में मज़ा आ रहा है, उसी काम में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो इसलिए तेज़ी से करोगे। अब स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हो, आपको अनस्टेबल लग रहा है वो काम करना, नहीं, ठीक है, सही मन से नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी। वही सेम चीज़ है कि स्टेबिलिटी, भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल है, ठीक है, अगर स्टेबल है तो वो जाना चाहेंगे ना कि उसकी तरफ बनाना चाहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि एटम क्या चाहता है कि हमेशा स्टेबल रहे हम, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जाएगा। नहीं, अगर स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की मिल रही है तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहना चाहेगा, रिएक्टेंट के फॉर्म में ही रहना चाहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना नहीं चाहेगा। समझ में आ रही बात। भाई कैसे बदलेगा, क्योंकि उधर एटम क्या है, अनस्टेबल कंडीशन में जा रहा है। तो स्टेबिलिटी से आप अगर कंफर्ट जोन में हो और आपको कंफर्ट जोन से निकाल के, आप इस कंफर्ट जोन मतलब स्टेबल कंडीशन, अब उस स्टेबल कंडीशन से निकाल के आपको कोई कह दे कि ये काम करो चल के, ये करो वो करो, तो आप गुस्सा होगे ना। आप अनस्टेबल कंडीशन में जब जाओगे तो वही सेम चीज़ है भाई, एटम्स भी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहते हैं। अब रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो अनस्टेबल कंडीशन में जाना ही नहीं चाहेगा, तो वहाँ रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लोअर रेट से होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्टेंट हमेशा चाहेगा कि हम जल्दी से कि क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत फास्टर रिएक्शन होती है कौन सी, जिसमें हम एसिड और बेसिस को जब मिलाते हैं, तो एसिड और बेस मिलाने पे क्या बनता है, एसिड में भी आयंस होते हैं, बेसिस में भी आयंस होते हैं, और दोनों मिल के भाई आयंस मिल गए। अब वो अनस्टेबल थे आयंस और दोनों को मिलाया तो डायरेक्टली क्या बन जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसलिए फॉर्म हो जाता है। और मैंने कहा था कि 10⁻⁻5 सेकंड्स लगते हैं, 10⁻⁻7 सेकंड्स, ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, सेकंड भी 1 सेकंड नहीं लग रहा है, उससे कम टाइम में वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब कि ये उन्हीं रिएक्शंस पे अप्लाई होगा जो ऐसी रिएक्शंस होंगी जो गैसेस स्टेट में होंगी। किस में होंगी भाई, गैसियस स्टेट में होंगी, ठीक है, गैसेस स्टेट में उन्हीं पे अप्लाई होगा, गैसेस स्टेट में होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन अभी बताई थी कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले कह रहा हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है NH3 यानी अमोनिया गैस, ठीक है, जो कि हैबर्स प्रोसेस से रिलेट किया जाता है, हैबर्स प्रोसेस बोला जाता है जिसको, ठीक है, ठीक। ये पूरी रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में एक्चुअल में 200 ATM का प्रेशर लगाया जाता है,
ठीक है। कितना प्रेशर, 200 atm का प्रेशर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ध्यान में देखो, ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे जब ये पहले तो ये गैस स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट में दोनों ये पूरे रहते हैं, ये भी जो एमोनिया बनता है ये भी गैस स्टेट में बनता है, और अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि मैं इसी को समझाता हूँ क्या क्यों प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों प्रेशर जरूरी है, सॉरी कैसे प्रेशर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने क्या किया, 2 अलग अलग ऐसे कंटेनर्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। पिस्टन जानते हो ना भाई, प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन और, ठीक है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसे ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ मैं, और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं किससे दिखा, दूसरे किसी कलर से दिखा रहा हूँ, रेड से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स इसके, 6 मॉलिक्यूल्स इसके मान लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा रहेगा भाई, 6 नहीं उससे, हाँ ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा कंटेनर, यहाँ पे भी पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और अंदर पिस्टन लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। पिस्टन थोड़ा नीचे कर देते हैं, पिस्टन यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे प्रेशर कुछ लगा दिया है, ठीक है। प्रेशर लगाया तो क्या होगा भाई, होगा ये, ठीक है, होगा ये कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के थे, वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, ठीक है। तो ये बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, बहुत क्लोजर आ जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, गैसेस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो ध्यान से सुनिए भाई, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाया तो अब इनको जगह क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन होगा, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका आएगा वहां पे कोलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अभी जब हम आगे चैप्टर में चलेंगे तो एक मैं कोलिजन थियोरी है, ठीक है, कोलिजन थियोरी वो मैं बताऊंगा। कोलिजन थियोरी कहती है कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करना पड़ता है, ठीक है। और जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा, जितना तेजी से कोलिजन होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी से मैं रिलेट करके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कोलिजन थियरी हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी उसी चीज़ को रिलेट करके हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब भीड़ भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रास्ता क्लियर था, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा था तो कोलिजन बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब मैंने प्रेशर लगा दिया तो प्रेशर से एरिया कम हो गई, जगह कम हो गई, जगह कम हो गई तो ठीक है। अब क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स कम जगह में आ गए हैं तो कोलिजन, अब भाई काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही है, काइनेटिक एनर्जी तो कम किए नहीं हो, अब मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो ये रिएक्शन तेजी से करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन तेजी से होगी और तेजी से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 2NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां हमने प्रेशर नहीं अप्लाई किया है, प्रेशर कम अप्लाई किया है, ठीक है, वहां पे रिएक्शन क्या होगी, स्लोअर रेट से होगी, क्योंकि कोलिजन तेजी से नहीं होगा। समझ में आ रही बात, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। क्लियर हुआ, यही चीज समझाना था, ठीक है। वही चीज है, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। और कोलिजन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका चाहिए ना भाई, एकदम फ्री है, सब खाली है तो वहाँ रिएक्शन भाई कोलिजन कैसे होगा। अब भीड़ भाड़ वाला एरिया, उसमें घुस जाइए, देखिए हर एक इंसान से कोलिजन होगा आपका, समझ में ना है, ठीक है। अब चले मत जाना, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, समझ में आया, क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई। तो प्रेशर बढ़ाने पे इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन में इसीलिए प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये 200 atm का जो मैंने प्रेशर बताया है, ये प्रेशर इसीलिए अप्लाई किया जाता है जिससे रिएक्शन एकदम स्मूथली हो सके, ठीक है, जल्दी से जल्दी NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो सके। और ये पूरा ये जो रिएक्शन होती है इसी को कहते हैं हैबोस प्रोसेस, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होती है, Fe के प्रेजेंस में होती है, आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये Fe क्या है,
ये है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी फैक्टर को इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी इसी एग्जांपल को लेके, और भी एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल को भी और भी एग्जांपल्स को लेके मैं आपको कैटलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतनी चीज़ें समझ में आई, प्रेशर समझ में आया। नेक्स्ट है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी भाई आती है, कैसे आती है तो वो भी समझ लेते हैं भाई। ठीक है, आप आए हैं पढ़ने तो समझ लीजिए, सब कुछ आज ही समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या है टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर का तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। आपसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही कि अगर मान लो आपको कोई रिएक्शन कराने को दे दी गई है, ठीक है, आपके सर या मैम ने आपको लैब में ले गए आपको और कह रहे हैं कि भाई ये है, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चीज़ें डालनी है और उसके बाद रिएक्शन करानी है। आपने क्या किया, जल्दी गए और तुरंत सब कुछ जो था, जो भी केमिकल उसमें टेस्ट ट्यूब में रखना था वो आपने रख दिया, डाल दिया, और उसके बाद देख रहे हैं कि सर ने कहा था कि पिंक कलर का हो जाएगा सोल्यूशन और उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, तो आप सर के पास गए कि सर जी जो आपने बोला था वो तो हुआ नहीं सर, इसमें धुआं तो निकला नहीं ना, तो ये पिंक कलर का हुआ। ठीक है, हमको तो पिंक कलर देखना है। ठीक है, तो सर ने कहा जाओ जल्दी से और ठीक है एक बार उसको हीट कर दो। तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से होगा कि रिएक्शन आपकी जो स्लोअर रेट से हो रही थी वो फास्टर रेट से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अभी पीछे ही मैंने बताया कि भाई कोलिजन, जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन उतना तेजी से रिएक्शन। अब आप जब हीट कर रहे हो तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, किसको एनर्जी दे रहे हो, आपके सोल्यूशन या जो भी आपने चीज़ें ऐड की हैं उसको, उनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो भाई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और जब मूवमेंट होगा तो कोलिजन होगा तो रिएक्शन फास्टर होगी। समझ में आया, क्लियर हुई। ठीक है, तो इसीलिए और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी डबल हो जाती है। यानी मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक रिएक्शन कराई, आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपने टेम्परेचर अभी 0 सेकेंड है। ठीक है, ठीक समझ में आ रही बात। और आपने टेम्परेचर कह रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर मान लीजिए कि आपका, ठीक है, टाइम लिख दिया, टेम्परेचर मान लीजिए आपका 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपने क्या किया भाई 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपने क्या किया टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे R1 रेट ऑफ रिएक्शन थी तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद ये 2R1 हो जाएगी, यानी पूरा कंप्लीटली डबल हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक, आपने T = क्या कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा 3R हो जाएगी, नहीं 4R हो जाएगी, 4R1, क्योंकि इसका डबल होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जितनी थी उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया T = 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब 8R1 हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। जो रिएक्शन प्रीवियस थी उस रेट ऑफ रिएक्शन उसका डबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही कहता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। क्लियर हुआ। यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। समझ में आया, यानी वो बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, घटाओगे तो वो घटेगा। समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब सरफेस एरिया ये क्या होगा भाई, मैंने अभी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सरफेस एरिया किसी भी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा जब होगा तो वहाँ पे उस केस में रिएक्शन तेज़ी से होगी। ठीक है, दो रिएक्टेंट आपस में कंप्लीटली मिक्सअप हो पाएंगे। जब कंप्लीटली मिक्सअप हो पाएंगे तो वो रिएक्शन तेज़ी से करेंगे।
ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल वो बताया कि दवा है, उसको दवा को बूढ़े लोगों को क्या कराया जाता है, दवा डायरेक्टली नहीं, बच्चों को भी ऐसा किया जाता है। उनसे कहते हैं कि रिएक्शन कराने के लिए, जल्दी होने के लिए, जल्दी इफेक्ट करने के लिए आप गोली मत खिलाइए, आप क्या करिए उसको पाउडर फॉर्म में कर दीजिए और पाउडर फॉर्म में करके उसको पिला दीजिए। ठीक है, ठीक है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि रिएक्शन फास्टर होगी, सरफेस एरिया बढ़ गया पाउडर फॉर्म में, और जब रिएक्शन फास्टर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई? क्लियर हो रही है बातें? नहीं क्लियर हो रही हैं? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। पहली चीज तो यही पढ़ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि mg का आप रिबन ले लीजिए, ठीक है, रिबन ले लीजिए और इस पे रिबन पे HCl का, ठीक है, रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन कराने पे क्या होगा, MgCl2 बन जाएगा और इसके साथ साथ MgCl2 के साथ साथ क्या बनेगा, MgCl2 के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यही तो होगा भाई, यही तो होता है, हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर जाएगी। ठीक, वाइल अगर इसी जगह हम Mg का यानी मैग्नीशियम पाउडर ले लें, ठीक है, तो और HCl से ही रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि MgCl2 यहाँ पे भी फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी फॉर्म होगी। लेकिन देखा क्या गया कि ये जो पाउडर फॉर्म में जब हमने मैग्नीशियम को लिया है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, फास्टर हो रही है। ठीक है, वाइल यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, स्लोअर। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन जो निकाह यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसको हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, क्या कर दिया गया, ये पानी में डाल दिया गया। मतलब पूरा सेटअप बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे सेटअप हमने बना लिया एक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पाइप ले आके, ठीक है, एक पाइप ले आया और यहाँ पे कंटेनर है, ठीक, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत शक करिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, शक मत करिएगा। ठीक, देखिए, तो इसी कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ठीक, इसी कंटेनर में हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रखा है और मैग्नीशियम रखने के बाद ये पूरा पाइप अंदर तक आया हुआ है, यहाँ पे ये सब ब्लॉक है। ठीक है, अब क्या होगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको पूरा अंदर रखा है किसी एक कंटेनर के अंदर और यहाँ तक पानी भरा है। ठीक है, क्या भरा है, पानी। ठीक, समझ में आ रही बात, पानी, वाटर, ठीक है, ये भर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि रिएक्शन करानी स्टार्ट की। अब रिएक्शन करानी स्टार्ट की तो यहाँ पे मान लो HCl यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ ये Mg का पाउडर है, ठीक है, या Mg का पहले रिबन ले लेते हैं, Mg का हमने रिबन इसमें ऐड कर दिया। Mg का रिबन जब ऐड किया तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई यहाँ से जा रही है और यहाँ से जाते जाते यहाँ पे हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ बबल्स यहाँ पे निकल रहे हैं और बबल्स की अगर मान लो लेट कर लो कि यहाँ पे बबल्स हमने 5 बबल्स देखे। ठीक है, ठीक, क्या देखें, 5 बबल्स इस केस में। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे क्या किया गया, पाउडर ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, पाउडर यहीं ऐड कर दें तो पाउडर, ऑब्वियस सी बात है कि पाउडर जब ऐड किए रहोगे तो उसमें सारे एटम्स अलग अलग हैं मैग्नीशियम के। अब अलग अलग हैं तो वो डायरेक्टली जैसे ही ऐड कराया जाएगा HCl में, वैसे ही वो सारे एटम्स तुरंत रिएक्शन करने जाएंगे, बंधे हुए नहीं हैं। मैग्नीशियम रिबन में क्या था, बंधे हुए थे, अभी वो फ्री हैं तो तुरंत रिएक्शन करेंगे जल्दी और जल्दी जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बबल्स जो हैं वो इसका डबल या ट्रिपल मिल सकते हैं, यानी 15 बबल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या हुआ यही कि हमने सरफेस एरिया बढ़ा दी उसका पाउडर बना के। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्टर होने लगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगा। प्रोडक्ट, हाइड्रोजन प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट ही है ना, तो वो ज़्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन फास्टर हो रही है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? तो ये चीज़ है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेक्स्ट है कैटलिस्ट। अब क्या कैटलिस्ट क्या करता है भाई, ठीक है, तो कैटलिस्ट भाई विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, पढ़ते आ रहे हैं
10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है विदाउट इन्वॉल्विंग या विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ा देता है, जो भी रिएजेंट बढ़ा देता है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी कैटलिस्ट यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती हैं उन सभी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, एक्शन तेज कराते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली ये करता क्या है भाई, कैटलिस्ट बढ़ा देता है। ये तो भाई 10th से ही पढ़ते आ रहा हूँ। ठीक है, कि भाई बढ़ा देता है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है? तो सिंपली समझो कि ये क्या करते हैं ना, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं ना, ठीक है, ये एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था शायद। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लेकिन अभी टेम्परेरी समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बैरियर। ठीक है, एक बैरियर लगा है, अब उस बैरियर को क्रॉस करके जाना है। ठीक है, मान लो आपको कोई अच्छी कुछ, ठीक है, कुछ अचीव करना है। ठीक है, अब उस पर बैरियर लगा है। ठीक, आपसे कह दिया गया तो आपको उतना चढ़ के जाना है और उसको पार कर लिए तो आपको जो भी आपका अचीवमेंट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप चढ़ने लगे भाई, आप फास्टर रिएक्शन हो नहीं है, धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, तो वहाँ आ जाएगा कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आया तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस बैरियर को ही कम कर देता है, यानी उस पहाड़ को जो जहाँ पे आपको चढ़ना था, ठीक है, आपका जो एकदम जहाँ पे आपको अचीवमेंट लेनी थी, उस अचीवमेंट के पहाड़ को कम कर दिया, हाइट को कम कर दिया। हाइट को जब कम कर दिया, यानी बैरियर को कम कर दिया, तो अब रिएक्शन क्या होगी, आराम से हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सिंपली क्या करता है, जो भी बैरियर होगा उस बैरियर को कम कर देता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो कि रिएक्टेंट यहां है, ठीक है, और प्रोडक्ट यहां पे बनना है। ठीक है, तो और रिएक्टेंट से कह दिया गया कि भाई आपको जाना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको जाना पड़ेगा, कहां से जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहां से, ऐसे कि पहले इस बैरियर को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करो, और जब यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, यहाँ पहुँच जाओगे तो आप तुरंत प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाओगे। मतलब इस बैरियर को आपको एनी हाउ क्रॉस करना है। ठीक है, पहुँचना तो यही है, लेकिन इस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं जा सकते। ठीक है, तो रिएक्टेंट का ये जो बैरियर है ना, जब कैटलिस्ट आता है तो इस रिएक्टेंट के बैरियर को कम कर देता है, यहाँ तक कर देगा, कहेगा आप पूरा चढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं तक चढ़ जाओ, यहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया? इस बैरियर को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इसी को कहते हैं, इसी बैरियर को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा हम समझेंगे, लेकिन अभी समझो कि कैटलिस्ट क्या कर देगा। जब कैटलिस्ट आ गया, ये पीला वाला कैटलिस्ट है, ठीक है, पीला वाली लाइन जो ग्राफ बन रहा है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। ठीक है, तो ये बैरियर को ही कम कर दिया। अब कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन तेजी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी कि नहीं भाई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी हुआ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही ना, समझ में आया? तो वही चीज है कि कैटलिस्ट changes the speed of reaction without being consumed in the reaction. Catalyst remains chemically unchanged at the end of reaction. End of reaction तक ये क्या होता है, कैटलिस्ट अनचेंज रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ROR के। ठीक है भाई, ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, आपने कैटलिस्ट यूज किया तो ये बैरियर को कम कर देंगे, बैरियर कम हो गया तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक रिएक्शन बताई, N2 + H2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया जब बनाते हैं तो इसमें Fe यूज होता है एज कैटलिस्ट। लेकिन Fe जो है ये कंज्यूम नहीं होता, कंज्यूम अगर हो गया, ठीक है, अगर कोई भी ऐसे यहाँ पे ये नहीं है जरूरी है कि यहाँ एरो के ऊपर कुछ भी लिखा है तो वो कैटलिस्ट होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, एरो के ऊपर जो लिखा है वो कैटलिस्ट तभी होगा जब वो कंज्यूम नहीं हो रहा है रिएक्शन में। ठीक है, समझ में आ रही भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आ गए और वहाँ पे एरो के ऊपर कुछ भी रिएजेंट लिख दिया गया है तो आप कहते हो सर आपने बताया था एरो के ऊपर जो लिखा रहेगा वो तो कैटलिस्ट होता है। नहीं, जो कंज्यूम नहीं होंगे वो कैटलिस्ट होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हो जाए वो कैटलिस्ट नहीं होता। क्लियर हुई?
ठीक है भाई, जो आग में रिएक्शन हो रही है, लड़ाई हो रही है दोनों दो लोगों के बीच, अब उसमें आके घी डाल दिया और घी डाल के निकल गया, वो है कैटलिस्ट। एनहांस कर देगा उस लड़ाई को, समझ में आ रही बात, रिएक्शन को बढ़ा देगा, वो है कैटलिस्ट। समझ में, ठीक है, क्लियर हुई, समझ में आई बात, ठीक है। अब देख लो, इसी में एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी शायद 10th क्लास में ही पढ़ी, 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी अगर हमने पढ़ा होगा तो पढ़ी होगी, कि जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जैसे एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन्स, इन एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जब कराया जाता है, तो हाइड्रोजनेशन कराने पे, ठीक है, ये कन्वर्ट होते हैं अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट्स यूज़ करते हैं और क्या होता है, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये क्रिस्टल, ये क्या कैटलिस्ट है। जो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। अगर ये कैटलिस्ट ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम के क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स इनको पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि ये अपना जो क्रिस्टल होगा, इसी के ऊपर हाइड्रोजन जाके चिपक जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जब जाके चिपक जाता है तो ये आके उन्हीं से, उसी हाइड्रोजन से फिर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके तब फॉर्मेशन करता है, किसका, इनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ होने के लिए ये क्रिस्टल की लेयर चाहिए होती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये पूरा क्या काम कर रहे हैं, अब इसमें इन्वॉल्व तो हुआ नहीं हाइड्रोजन, ये जो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम है, कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ के चले गए, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कैटलिस्ट। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर हो गई बात। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, बैरियर जो है उस बैरियर को कम कर देता है, क्लियर हुई। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, तो ये चीज़ हर एक केमिकल रिएक्शन में अप्लाई नहीं होगी, ये केवल और केवल उन रिएक्शंस के लिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पे लाइट, ठीक है, जो लाइट के प्रेजेंस में हो, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो उसको कराने के लिए हमें लाइट चाहिए, और लाइट चाहिए तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, तो ये डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ROR होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा। समझ में आया। लेकिन ये अप्लाई कहाँ होगा, केवल और केवल फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुई, और भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उन सभी रिएक्शंस में यूज़ होगा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब आते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के टर्म में क्या आया, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में एक दिक्कत आ रही, ठीक है। दिक्कत क्या थी भाई, तो दिक्कत ये आई कि हमने देखा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिनका जिनके रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन थे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो था, ये जब इंक्रीज किया जा रहा है तो ये दिखा, ठीक है, कि क्या दिखा ये कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज किया जा रहा है तो जो ये प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई बढ़िया है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। रेट ऑफ रिएक्शन ROR भी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शंस मिली जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब क्या किया गया, डिक्रीज किया जाने लगा, तो ये भी दिखा कि भाई ROR क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस मिली जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे थे, हम इंक्रीज करते जा रहे थे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है, पड़ ही नहीं रहा था कोई इफेक्ट, ठीक है। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस मिली जहां रिएक्टेंट के, ठीक है, कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई, हमने तो सोचा था
कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन पे डायरेक्टली डिपेंडेंसी आएगी, लेकिन डिपेंडेंसी जो है भाई जैसे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आ रही है, जैसे और अदर चीज़ों की डिपेंडेंसी आ रही है, अदर फैक्टर्स की, वैसे यहाँ पे भी डिपेंडेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पे तो भाई खेला हो जा रहा है। खेला क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ROR बढ़ भी रहा है, लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे ROR घट भी रहा है, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, उनके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आ गए कि भाई अब क्या करें, अब कैसे डिफाइन करें। तो वहीं पे आता है हमारा रेट लॉ। ठीक है, कौन आता है? रेट लॉ आता है। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई हम बताएंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इनसे पहले रेट लॉ से पहले, ठीक है, रेट लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं डिफाइन करूंगा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने प्रीवियस ही जब इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी तभी हमने बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ होगा यहाँ पे, और उसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पूरा फुल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाना, बहुत टाइम तक आप कंसंट्रेटेड बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट चीज़ें रखता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में कंटेंट मैं बता देता हूँ। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, इसी से रिलेट करता है रेट लॉ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पहली बात तो दिया था दो लोगों ने जिनका नाम था गुलबर्ग और वागे। क्या नाम था? गुलबर्ग और वागे। इन दोनों लोगों ने कहा, ठीक है, कि आप मान लो कोई रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, कोई रिएक्शन आप मान लो लिखते हो, तो रिएक्शन लिखने से, ठीक है, हम उस पर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मान लीजिए कोई रिएक्शन आपने लिख ली A+B, ठीक है, और ये बना रही है C, जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि रेट, इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे। इन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन अगर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट R से डिफाइन हो रही है या रेट से डिफाइन हो रही है, ठीक है, तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। ठीक है, और दोनों रिएक्टेंट के मल्टीपल के कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट के मल्टीपल के कंसंट्रेशन के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, समझ में क्या क्या बोला हमने कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, यानी गुलबर्ग और वागे ने कहा कि मान लीजिए ये रिएक्शन है A+B और C बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट इज रिएक्टेंट, मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट इज सेकेंड रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो और बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे C+D+ जो भी होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे और बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ D। समझ में? ठीक है, और रिएक्शन और लिख के दिखा देते हैं, जैसे मान लो A+B रिएक्शन करके बनाए क्या, AB बना लिए, ठीक है, या 2B यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए अगर आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। ठीक है, तो हमने पूछा भाई ये 2 क्यों ले आए हैं आप, तो इन्होंने बताया कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा किसी भी रिएक्शन में, वो इस नंबर के उसके कंसंट्रेशन के क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह डिफाइन हो सकती है, कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह डिफाइन हो सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू the power raised to the power which raised to the power their stoichiometric coefficients। समझ में आया क्या? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, कि उनके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन और उनके पावर मल्टीपल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
और उनके पावर, उनके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखे हो। अब यहाँ पे 1 1 था तो इसलिए 1 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 2 था तो 1 और 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं क्या खोल रहा था, वेट, तो यहाँ पे लिख के दिखा दें। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन है NH3, ठीक है, ऐसे होती है ना। वेट, मैंने एक रिएक्शन ले ली PCl3, ठीक है, प्लस Cl2 और Cl रिएक्शन करा के हमने लिख दिया यहाँ पे PCl5, ठीक है। क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो इसके लिए रेट लिखा जाएगा, वो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। भाई रिएक्टेंट के भाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है हमसे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया, क्लियर हुई। अब इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और बस आपको क्या करना है, बने रहना है चीज़ों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट रेट लॉ पढ़ेंगे। देखो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट, इन सारी चीज़ों को बताने के बाद डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो वो एकदम लिंक करके बताना अच्छा होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में उन चीज़ों को लिंक नहीं कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में रेट लॉ से स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बस आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।